जरा सोचिए, हिमालय की गोद में 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक झील। एक ऐसी झील जिसके सीने में मतलब सैकड़ों राज दफन है। साल के ज्यादातर समय तो ये बर्फ की एक चादर ओढ़े रहती है, बिल्कुल खामोश। लेकिन जब गर्मियां आती हैं, जब वो बर्फ पिघलती है, तो एक ऐसा मंजर सामने आता है जिसे देखकर सच में रूह कांप जाए। सैकड़ों इंसानी कंकाल झील में और उसके किनारों पर बिखरे हुए। ये कहानी है उत्तराखंड की रूपकुंड झील की, जिसे दुनिया कंकालों की झील के नाम से जानती है। आज हम इसी रहस्यमयी झील की गहराइयों में उतरेंगे। ये कंकाल किसके हैं, ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे, और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत का कारण क्या था। और ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, एक जबरदस्त एक जासूसी पहेली है। ये हड्डियां सिर्फ अवशेष नहीं है, ये सुराग हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें 1942 में इसकी खोज से लेकर हाल की डीएनए रिसर्च तक का सफर कराते हैं। इस कहानी में विज्ञान, इतिहास और स्थानीय मान्यताएं कुछ इस तरह से आपस में गूंथी हुई हैं कि हर जवाब एक नया और भी बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। हम एक एक करके इन सभी परतों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रूपकुंड सिर्फ एक जगह है या एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो शायद सदियों से दोहराया जा रहा है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है ये कंकाल तो वहां सदियों से थे, लेकिन दुनिया की नजर इन पर कब पड़ी? दुनिया की नजर इन पर पड़ी 1942 में। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी, और यहाँ हिमालय की शांति में नंदा देवी गेम रिजर्व का एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर H.K. माधवल वो गश्त पर थे। तभी उनकी नजर इस छोटी सी झील पर पड़ी, और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। पूरी झील और उसके आसपास इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। उस वक्त के माहौल को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के कान खड़े हो गए। बिल्कुल, 1942 का मतलब है जंग का माहौल। पहली सोच तो यही आई होगी कि ये किसी दुश्मन की करतूत है। ठीक यही हुआ। पहली और सबसे बड़ी थ्योरी ये बनी कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं। अंदाजा लगाया गया कि शायद वे इस गुप्त रास्ते से भारत पर हमला करने की फिराक में थे और किसी बर्फीले तूफान या खराब मौसम का शिकार हो गए हैं। यह एक, आप समझिए, गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया था। लेकिन ये रास्ता जापान से भारत पर हमले के लिए, ये तो कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं है। क्या ये थ्योरी थोड़ी अजीब नहीं लगती? 16,000 फीट की ऊंचाई पार करके हमला करना तो वैसे ही लगभग नामुमकिन लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसी वजह से इस थ्योरी पर शक भी था। ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है। जब जांचकर्ताओं की एक टीम वहां पहुंची और उन्होंने हड्डियों की जांच की, तो ये जापानी थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो गई। हड्डियों के साथ मिले कुछ अवशेष, जैसे चमड़े के जूते, लकड़ी के बर्तन, ये सब किसी आधुनिक सेना के साजो सामान से मिल नहीं खाते थे, और हड्डियां भी उतनी ताजा नहीं लग रही थीं। अच्छा, तो अगर वे जापानी सैनिक नहीं थे, तो फिर कोई और अंदाजा लगाया गया? क्या किसी ने इसे इतिहास की किसी और घटना से जोड़ने की कोशिश की? हाँ, एक और थ्योरी सामने आई जो इतिहास के पन्नों से निकली थी। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये कंकाल मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के हो सकते हैं, जो 14वीं सदी में तिब्बत पर चढ़ाई करने निकला था, और कहते हैं कि उसकी पूरी सेना हिमालय में ही कहीं खो गई थी। एक और कहानी इसे कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह की सेना से जोड़ती है। लेकिन ये सारी थ्योरीज भी सिर्फ अटकलें ही थीं। असली सच तो कहीं और ही छिपा था। तो शुरुआती अंदाजे तो सब गलत निकले। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया? दशकों तक ये पहेली बनी रही होगी। बिल्कुल, कई दशकों तक ये एक स्थानीय रहस्य और ट्रेकर्स के लिए एक कौतूहल का विषय बनी रही। असली वैज्ञानिक मोड़ आया 2004 में। एक बड़े अभियान में वैज्ञानिकों ने कई कंकालों के सैंपल इकट्ठे किए और उनकी कार्बन डेटिंग की, और जो नतीजे आए, उन्होंने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। क्या पता चला उस कार्बन डेटिंग से? कार्बन डेटिंग ने खुलासा किया कि ये सभी कंकाल एक ही समय के नहीं हैं। ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। सब यही मानकर चल रहे थे कि ये किसी एक बड़ी घटना का नतीजा है, लेकिन सच कुछ और ही था। वैज्ञानिकों ने पाया कि कंकालों के कम से कम दो मुख्य समूह थे। एक समूह 9वीं सदी का था, यानी आज से लगभग 1200 साल पुराना, और दूसरा समूह काफी नया था, लगभग 17वीं-18वीं सदी का। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एक त्रासदी की कहानी नहीं है। अलग अलग सदियों में कम से कम 2 अलग अलग मौकों पर लोगों के समूह इस जगह पर पहुंचे और मारे गए। इसने तो रहस्य को सुलझाने की बजाय और भी गहरा कर दिया। ठीक यही हुआ। ये खोज इस पहेली को और ज्यादा उलझा गई। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ था, बल्कि ये था कि एक ही जगह पर बार बार ऐसा क्यों हो रहा था।
ये किसी लड़ाई या महामारी का नतीजा नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे कंकाल एक ही समय के होते। तो फिर क्या था? इस सवाल का जवाब कंकालों की और गहरी जांच से मिला, खासकर खोपड़ियों से। ये भी एक अलग पहेली है। यही बात सबसे आकर्षक है। जब वैज्ञानिकों ने खोपड़ियों की जांच की तो उन्हें एक हैरान करने वाला पैटर्न दिखा। ज्यादातर खोपड़ियों पर एक जैसे निशान थे। सिर के ऊपरी हिस्से पर, यानी स्कल के टॉप पर, किसी गोल और भारी चीज से लगी गहरी चोटें। ये फ्रैक्चर बहुत गंभीर थे, जैसे किसी ने ऊपर से जोर से मारा हो। तो क्या ये किसी तरह का हमला था, किसी हथियार से, जैसे कोई गदा या गोल पत्थर? पहले यही सोचा गया, लेकिन चोटों का पैटर्न बहुत खास था। ये चोटें सिर्फ सिर के ऊपर और कंधों पर थीं। अगर ये कोई लड़ाई होती तो शरीर के बाकी हिस्सों पर भी बचाव के निशान या चोटें होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे हमला नीचे से या सामने से नहीं, बल्कि सीधे आसमान से हुआ हो। आसमान से? इसका क्या मतलब है? गहन विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक उस नतीजे पर पहुंचे जो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। इन लोगों की मौत एक भयानक ओलावृष्टि यानी हेलस्टॉर्म से हुई थी। लेकिन ये कोई मामूली ओलावृष्टि नहीं थी। इसमें क्रिकेट की गेंद जितने बड़े या शायद उससे भी बड़े बर्फ के गोले आसमान से गिरे होंगे। एक मिनट, ओलों से? क्या सच में सिर्फ ओलों से सैकड़ों लोग मर सकते हैं? ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या वैज्ञानिकों ने किसी और संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और वैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत विचार किया। लेकिन जरा उस जगह की कल्पना कीजिए। आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। हवा पतली है, आप थके हुए हैं। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई गुफा नहीं, छिपने के लिए कोई बड़ी चट्टान तक नहीं। आप पूरी तरह से खुले में हैं और वहां मौसम मिनटों में बदलता है। जब आसमान से पत्थर के साइज के ओले तेज रफ्तार से गिरते हैं तो वो गोलियों की तरह लगते हैं। आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सिर पर लगी सीधी चोटें ही जानलेवा साबित हुई। ये थ्योरी उन सभी सबूतों से पूरी तरह मेल खाती है जो कंकालों पर मिले थे। हाँ, ये सोचकर ही सहरन होती है। प्रगति का वो रौद्र रूप। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विज्ञान की ये थ्योरी स्थानीय लोक कथाओं से आश्चर्यजनक रूप से जुड़ जाती है। विज्ञान तो यहाँ तक अब पहुंचा है, लेकिन क्या वहाँ के स्थानीय लोगों के पास इसकी कोई अपनी कहानी नहीं थी? बिल्कुल थी, और सदियों से थी। ये विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत संगम है। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये जगह नंदा देवी राजजात यात्रा के पवित्र मार्ग पर पड़ती है, जो हर 12 साल में एक बार होती है। कहानी कहती है कि सदियों पहले कन्नौज का एक राजा, राजा जस्थवल, अपनी गर्भवती रानी और पूरे दल बल के साथ, जिसमें नर्तकियां भी शामिल थीं, देवी नंदा के दर्शन के लिए इस यात्रा पर निकला था। और उसने जरूर कोई गलती की होगी, जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है। हाँ, कहानी कहती है कि राजा के दल के भव्य प्रदर्शन, संगीत और शोर शराबे से यात्रा की पवित्रता भंग हो गई। ये एक पवित्र तीर्थ यात्रा थी जिसके कुछ कड़े नियम होते हैं। इस सबसे स्थानीय देवी नंदा देवी क्रोधित हो गई। गुस्से में देवी ने एक ऐसी आपदा भेजी जिसे स्थानीय लोकगीतों में आज भी गाया जाता है। एक गीत की पंक्ति है, लोहे जैसे बरखा सब मारे घिरा। लोहे जैसी बारिश, ये तो कमाल है। मतलब विज्ञान जिसे आज जायंट हेलस्टॉर्म कह रहा है, उसे सदियों से लोग लोहे की बारिश के नाम से जानते आए हैं। ये तो लोक कथा नहीं है, एक तरह की ऐतिहासिक रिपोर्टिंग हो गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। शायद यही सच है। ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई गई एक सच्ची घटना की याद है जो लोक कथा का हिस्सा बन गई। विज्ञान ने बस उस याद को फॉरेंसिक सबूतों के साथ आज प्रमाणित कर दिया है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या हुआ, एक भयानक ओलावृष्टि। हमें ये भी अंदाजा है कि ये कब हुआ, अलग अलग सदियों में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है, ये लोग थे कौन? और जब वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढा तो रूपकुंड का रहस्य सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का बन गया। बिल्कुल, ये इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ था जो 2019 में आया। हार्वर्ड और दूसरे बड़े संस्थानों के वैज्ञानिकों ने कई कंकालों का डीएनए विश्लेषण किया। अब तक यही माना जा रहा था कि ये सभी लोग भारतीय उपमहाद्वीप के ही होंगे, शायद तीर्थयात्री या स्थानीय लोग। लेकिन जो नतीजे आए वे किसी के भी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से परे थे। क्या पता चला उस रिपोर्ट से? रिपोर्ट ने खुलासा किया कि कंकालों में 3 अलग-अलग आनुवांशिक समूह थे। पहला समूह दक्षिण एशिया के लोगों का था, जैसे कि उम्मीद थी।
दूसरा समूह थोड़ा हैरान करने वाला था। वो पूर्वी एशिया यानी चीन और उसके आसपास के इलाके के लोगों का था। लेकिन जो तीसरा समूह मिला उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हिला कर रख दिया। कुछ कंकालों का डीएनए आज के ग्रीस और भूमध्य सागर क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन रीजन के लोगों से मिलता जुलता पाया गया। क्या ग्रीस हिमालय में 16,000 फीट की ऊंचाई पर 9वीं सदी में? ये कैसे हो सकता है? मतलब ये सिकंदर के समय की बात नहीं हो रही है, ये उसके भी सदियों बाद की बात है। वो लोग वहां कर क्या रहे थे? यही वो $1 मिलियन सवाल है जिसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। आज से 1200 साल पहले यूरोप के लोग हिमालय के इतने दुर्गम और अनजान इलाके में क्या कर रहे थे? उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, कोई नक्शे नहीं थे। ये खोज हमारे इतिहास की स्थापित समझ को चुनौती देती है। हम सिल्क रूट जैसे बड़े व्यापारिक मार्गों के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सबूत बताता है कि शायद कई गुमनाम रास्ते और कहानियां थीं जहां आम लोग भी हजारों मील का सफर तय कर रहे थे। क्या वे तीर्थयात्री थे जो किसी और देवता की खोज में थे, या किसी तरह के खोजकर्ता, या किसी व्यापारिक समूह का हिस्सा थे? हम नहीं जानते। और डीएनए रिपोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि ये अलग-अलग समूह एक साथ यात्रा नहीं कर रहे थे ना? दिलचस्प बात यही है, रिपोर्ट के अनुसार जो भूमध्य सागरीय मूल के लोग थे वो 9वीं शती के आसपास मारे गए थे, जबकि जो दक्षिण एशियाई समूह था वो शायद 17वीं 18वीं सदी की आपदा का शिकार हुआ था। इसका मतलब है कि ये दोनों समूह एक साथ यात्रा नहीं कर रहे थे। अलग अलग सदियों में दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लोग एक ही जगह पहुंचे और एक ही तरह की आपदा का शिकार हुए। यह इस पहेली को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो आज रूपकुंड की क्या स्थिति है? क्या वहां अभी भी कंकाल दिखते हैं? और क्या सारे रहस्य सुलझ गए हैं? नहीं, सारे रहस्य नहीं सुलझे हैं। जहां तक आज की स्थिति का सवाल है, तो बढ़ते पर्यटन और कुछ लोगों द्वारा कंकालों को यादगार के तौर पर उठाकर ले जाने की वजह से सरकार और स्थानीय प्रशासन ने ज्यादातर अवशेषों को वहां से हटाकर सुरक्षित रख दिया है। अब ये जगह एक बहुत ही कठिन और प्रसिद्ध ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन गई है। लोग आज भी उस रहस्य को महसूस करने वहां जाते हैं, लेकिन अब झील में पहले जितने कंकाल खुले में दिखाई नहीं देते। और वो अनसुलझे सवाल कौन से हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं? सबसे बड़े सवाल तो वही हैं। पहला, ये विदेशी लोग यहाँ कैसे और क्यों पहुंचे? उनके आने का मकसद क्या था और उनका सफर कैसा रहा होगा? दूसरा, क्या हर बार मौत का कारण सिर्फ ओलावृष्टि ही थी, या 18वीं सदी वाले समूह के साथ कुछ और भी हुआ था? और तीसरा, और शायद सबसे गहरा सवाल, क्या अलग अलग सदियों में अलग अलग महाद्वीपों से आए कई समूहों का एक ही जगह पर एक ही तरह से मारा जाना महज एक भयानक संयोग है, या इस जगह में ही कुछ ऐसा है जो इसे खास बनाता है? तो इन सब का यही मतलब है कि रूपकुंड की कहानी सिर्फ हड्डियों की एक झील की कहानी नहीं है। ये हमें दिखाती है कि कैसे विज्ञान, इतिहास और आस्था मिलकर एक ऐसी पहेली बनाते हैं जो शायद पूरी तरह कभी न सुलझ पाए। ये एक ऐसी जगह है जहां हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। बिल्कुल, ये जगह हमें प्रकृति की असीम शक्ति के सामने इंसान के छोटेपन का भी एहसास कराती है। उस ऊंचाई पर मौसम कितनी तेजी से और कितनी भयावता से बदल सकता है, रूपकुंड इसका जीता जागता सबूत है। ये एक प्राकृतिक फ्रीजर है जिसने सदियों पुराने इन रहस्यों को आज हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ये जगह इतनी ठंडी और दुर्गम ना होती तो ये कंकाल कब के नष्ट हो चुके होते और हमें इस अविश्वसनीय कहानी का कभी पता भी नहीं चलता। और एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर अलग अलग समय पर अलग अलग महाद्वीपों से आए लोग एक ही जगह पर एक ही तरह से मारे गए, तो क्या ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक है, या इस जगह की अपनी कोई कहानी है जो हमें बुला रही है और जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं?